नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे सौर मंडल के अगले पार्ट की। ये चौथा पार्ट है दोस्तों। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ग्रह पढ़ रहे थे और ग्रह से पहले हम लोग 2 ग्रहों के बारे में चर्चा किए थे, बुध और शुक्र। बुध के पास भी कोई अपना उपग्रह नहीं होता और शुक्र के पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं होता। हमने यह भी चर्चा किया था कि सबसे अधिक 6 ग्रह ऐसे हैं जो सीधा पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमण करते हैं, जिससे कि हर जगह पे सूर्योदय पूरब की ओर होता है। जबकि शुक्र और यूरेनस अरुण, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं और यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होती है। उसके बाद में हमने शुक्र के बारे में पता किया था कि ये पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे अधिक गर्म ग्रह। और बुध के बारे में पता किए थे हम लोग कि यह सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, तापांतर सबसे अधिक होता है। अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी, इसका अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री तथा कक्षीय झुकाव अर्थात ये अपने तल पर 66.5 डिग्री घूमी हुई है, जिसके कारण मौसम बदलते रहते हैं, ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन का 2 कारण है, इसका झुकाव तथा सूर्य के चारों तरफ गति करना। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसे नीला ग्रह तथा अनोखा ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह कहने के पीछे कारण यह है दोस्तों कि इस पे लगभग 3/4 भाग जल मिलता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। और अनोखा ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे जीवन संभव है। सौर मंडल में एकमात्र ग्रह यही है जिस पे जीवन संभव है, अतः इसे अनोखा ग्रह भी कहते हैं। अब इसका परिक्रमण काल 365 सही 1/4 दिन है। हालांकि ऐसे 365 दिन कहते हैं, लेकिन 365 दिन 5 घंटे 47 मिनट और कुछ सेकेंड है दोस्तों, इसलिए हमने लिख दिया है 365 सही 1/4 दिन। यही 1/4 दिन लगभग 6 घंटा 4 साल के बाद 6 चौका 24 घंटा में 1 दिन, यही 1 दिन बढ़ जाता है दोस्तों। तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है जो 366 दिनों का होता है। अब बात करते हैं इसके परिभ्रमण काल की। परिभ्रमण घूर्णन काल, जो अपने अक्ष पे ही, अपने धुरी पर ही गति करते रहते हैं। तो ये 24 घंटा है, इसी की वजह से दिन और रात होता है। ठीक है दोस्तों, परिक्रमण काल की वजह से मौसम बदलते हैं, ऋतु बदलते हैं और इसमें दिन रात होता है। तो ग्रह के संबंध में यही बातें हैं। पृथ्वी और ढेर सारी कहानियां हैं, लेकिन जब पृथ्वी के बारे में ही केवल पढ़ने लगेंगे, पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के बारे में जब पढ़ने लगेंगे तब वहां पर फिर से अध्ययन करेंगे, क्योंकि पृथ्वी में अभी बहुत सारी चीजें पढ़ना है हमें। अक्षांश, देशांतर, ज्वार भाटा, कई सारी चीजें पढ़नी है, इसलिए मोटा मोटी आप इसके बारे में बस इतना जानते रहें। बात करते हैं चंद्रमा की। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो कि प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी से, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये अप्रॉक्स में लिखा गया है दोस्तों, 3,84,600 कुछ है। अब यहाँ पर पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना है। पृथ्वी के 1/81 गुना है चंद्रमा का द्रव्यमान। सोलेनोलॉजी अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चंद्रमा के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है, उसे सोलेनोलॉजी कहते हैं। सोलेनोलॉजी के अंतर्गत ही पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि चंद्रमा के आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं। चंद्रमा पर क्या है, क्या नहीं है, क्या चंद्रमा में जल उपस्थित है या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सोलेनोलॉजी। ये देखिए शांत सागर कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे चंद्रमा पर। ये शांत सागर होता क्या है, तो शांत सागर चंद्रमा का पिछला व अंधकारपूर्ण भाग है, अर्थात यहाँ पर अधिकतर आपको धूल कण ही दिखाई देंगे, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, शांत सागर कहेंगे। ये पिछला भाग है।
आप इतना याद रखिएगा कि चंद्रमा का कभी भी 100% भाग पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता, मात्र 59% भाग ही पृथ्वी से चंद्रमा का देखा जा सकता है। और शांत सागर के बारे में पूछे तो शांत सागर चंद्रमा पर है। शांत सागर होता क्या है तो कहेंगे धूल कण वाले भाग को शांत सागर कहते हैं, जो चंद्रमा का पिछला भाग होता है। ये अंधकारपूर्ण भाग है। अब देखिए अपभू, अपोजी, उपभू, पेरिजी, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच समान दूरी कभी नहीं रहती है, उसी तरीके से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में भी समान दूरी नहीं रहती है। दोस्तों ये दूरी जो है औसत दूरी होती है। देखिए अपभू कब कहेंगे, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस घटना को अपभू कहते हैं, तथा जब चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर रहता है तो उसे उपभू कहते हैं। ठीक है, जैसे जब सूर्य के बारे में, जब पृथ्वी और सूर्य के बारे में पढ़ाएंगे तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी दूरी जो होता है, अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। तो जब वो पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि चंद्रमा और पृथ्वी के भी बीच में दूरी अधिकतम और न्यूनतम होती थी। अधिकतम को अपभू कहेंगे और न्यूनतम को उपभू कहेंगे। तो आपको ये बातें याद रखनी है। अब देखिए सर्वोच्च शिखर क्या है, तो चंद्रमा का सर्वोच्च शिखर लिबनिट्ज पर्वत है। ठीक है ना, लिबनिट्ज पर्वत पृथ्वी से चंद्रमा का केवल और केवल 59% भाग ही दिखता है। मतलब हमने अभी बताया कि चंद्रमा का टोटल पार्ट हम लोग देख नहीं सकते, केवल 59% ही भाग दिखाई देता है। वही अंधकारपूर्ण भाग जो होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शांत सागर। और कई घटनाएं हैं, लगभग 2 घटनाएं, एक ब्लू मून, एक सुपर मून। मैं उसको भी लिख देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, मैं इसको मिटाऊंगा फिर। सुपर मून किसे कहते हैं, देखिए जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं सुपर मून। न्यूनतम मतलब सबसे कम हो जाती है तो उपभू कहते हैं, लेकिन जब कम हो जाती है तो उसे हम कहते हैं सुपर मून। एक होता है ब्लू मून, तो यदि एक माह में 2 बार पूर्णिमा आ जाए तो इसे हम कहेंगे ब्लू मून। दोस्तों यह घटना बार बार नहीं घटित होती है एक वर्ष में, लेकिन अगर एक से अधिक बार घटित हो गई पूरे एक वर्ष में तो उसे हम मून ईयर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मून ईयर। कोई पूछ दे कि मून ईयर की घटना क्या है तो हम बताएंगे, जब ब्लू मून होता है अर्थात एक ही माह में 2 बार पूर्णिमा लग जाती है और यह घटना, पूर्णिमा वाली घटना एक से अधिक बार वर्ष में दिखाई दे देती है तो उसे हम मून ईयर कहते हैं। वैसे ब्लू मून के बारे में आप समझ ही गए होंगे। चंद्रमा को रात की रानी भी कहते हैं। आप जितना भी पढ़ाया गया है उसको ध्यान से सुनिए तथा स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ से और है कि याद रहे, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का यह 1/6 होता है। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण छूट गया था दोस्तों, का 1/6 गुना होता है। ये क्वेश्चन आता है साइंस में कि यदि आपका भार या किसी एक व्यक्ति का भार यहाँ पर अर्थात पृथ्वी पर 60 kg है, हालांकि 60 kg की जगह न्यूटन देगा, तो बताइए चंद्रमा पर कितना है, तो 60 × 1/6 करेंगे अर्थात 10 न्यूटन होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।